नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हमने स्पेशल न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे, उसी का ये पार्ट नंबर 6 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक एसी सर्किट द्वारा खींची गई आभासी पावर 10 केवीए है और सक्रिय शक्ति 8 किलोवाट है, तो सर्किट में रिएक्टिव पावर का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे डायग्राम हम बना के इस प्रश्नों को हल करते हैं। ये जो होता है आभासी शक्ति होता है, आभासी शक्ति, ये जो होता है रिएक्टिव पावर होता है और ये जो होता है सक्रिय शक्ति होता है। अब इसमें क्या है कि आभासी शक्ति जो है वो दिया गया है कितना, 10। सक्रिय शक्ति जो दिया गया है जिसे हम एक्टिव पावर भी कहते हैं, ये 8 दिया गया है। रिएक्टिव पावर हमें पूछा गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आभासी शक्ति का स्क्वायर इक्वल टू रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस सक्रिय शक्ति या एक्टिव पावर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आभासी शक्ति का स्क्वायर का मतलब है कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो रिएक्टिव पावर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सक्रिय शक्ति या एक्टिव पावर जो कि दिया गया है प्रश्न में, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। प्लस में 64 है, इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने रिएक्टिव पावर को माना हुआ है। अब 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा और एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट में ये 36 जाएगा और 36 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 kVAR आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि 1 मेगा ओम का मान क्या होता है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद ही रखने होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं होता है, आप सीधे इसको रट ही सकते हैं। ऑप्शन एक ही यही होता है। अब आए तो 1 मेगा ओम का मान होता है 10⁻⁶। इसी तरह से 1 मिली ओम का मान पूछे आपसे तो 10⁻⁻3। 1 किलो ओम का मान पूछे जाए तो 10⁻3। इसी तरीके से 1 नैनो ओम का पूछा जाए तो 10⁻⁹। माइक्रो का पूछा जाए तो 10⁻⁻6। पीको का पूछा जाए तो 10⁻⁻12। इस टाइप के डाटा बेस्ड कुछ ये हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मेगा का पूछा है 10⁻6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.14 mm व्यास और 96 नैनो ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाला एक तार 440 सेंटीमीटर लंबा है, उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वह 0.14 mm व्यास है। तो जब इसे हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हम इस व्यास को त्रिज्या में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.07 हो जाएगा। आप सबको क्लियर होगा कि इस व्यास को जब हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, 0.07। अब 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगेगा। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 96 का है और लंबाई जो है इस क्वेश्चन में इस वायर की जो लंबाई दिया गया है 440 सेंटीमीटर रखा गया है। रजिस्टेंस पूछा गया है तो R इक्वल टू रो L/A लगा देंगे। रो जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इसका मान दिया गया है 96
नैनो सेंटीमीटर दिया गया है। तो नैनो का मतलब है, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम आपको बताए 10⁻⁹ हो जाएगा। इनटू लंबाई है, तो लंबाई के लिए देखिए 440 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अपान, अब देखिए ये जो है ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल एक वायर जब लेंगे तो कुछ आकृति उसकी ऐसी होती है, यानी इसके आकार पे वृत्त बना तो वृत्त का क्षेत्रफल नीचे लिख देंगे, तो पाई r² हो जाएगा। अब पाई का हम क्या मान रखेंगे, तो 22/7 कर देंगे इंटू r², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.07 इंटू 0.07 हो जाएगा। अब देखिए ये mm में है, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें भी भाग देंगे, 1000 से इसमें भी भाग देंगे, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू 1000 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो है 2 अंक के बाद, ये पॉइंट 2 अंक के बाद, तो 4 अंक हो जाएंगे ना, तो ऊपर में हम क्या करेंगे कि 4 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इस 7 से ये 7 एक मारा जाएगा, इसके बाद 22 दूनी का 44 हो जाएगा। क्लियर। अब इस जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जीरो से इसमें का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो थे। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, यहाँ पे 3 जीरो, 3 3 6 और 3 9, 10⁻+ प्लस में 9 होगा। अब ये प्लस में जो 9 होगा, मतलब इसका, इसका और इसका 10⁻⁻9 से ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 96, ठीक है, 96 और 96, ठीक है, 96 से अब इसको हम आगे करते हैं, तो 96 इंटू 22 दूनी का 44 हुआ था, यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, अपान ये 7 एक बचा है 7, तो 96 इंटू 2 करेंगे जब, तो हमारा जो गुणनफल आएगा 192 आ जाएगा बटा 7। जब इसमें भाग देंगे तो ये 27.42 आएगा, राउंड फिगर में 27.5 से आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यही डी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये बेहतरीन क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक R1 तथा R2 समांतर में जुड़े हैं, यदि इनके मान का अनुपात R1 संबंधी R2 = 4 संबंधी 1 है, तो इनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा। एक आप बेस फार्मूला आप पढ़े होंगे, R = V/I। यहाँ से देखिए रजिस्टेंस और करंट का जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का है, तो इसको हम 1 कहते हैं तो इसको भी 1 कहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर R2 = लिखते हैं तो V/I2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम फार्मूला बनाएंगे तो R1/R2 = यहाँ पे आ जाएगा I2/I1 हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा, I1 होगा, I2/I1 रजिस्टेंस के ठीक अपोजिट फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे R1 का मान देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया गया है 4 है, और R2 का मान जो है 1 है, = I2/I1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4I2 = 1I1। अब यहाँ से I1 संबंधी I2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 संबंधी I2, तो I1 निकालेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, I1 यहाँ पे है और ये I2 है, तो I1 जो मान आएगा वह I1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और I2 जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है एक संबंध है 4 का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी छोटे ट्रांसफार्मर का इनपुट जो पावर है, छोटा ट्रांसफार्मर है, मात्रक से ही समझ में आ रहा है कि VA है, बड़ा रहता तो KVA रहता, उससे भी बड़ा रहता तो MVA रहता। छोटा इनपुट ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट जो रेटिंग है वह 20 VA है, वोल्ट एम्पियर की है। जब दक्षता इसकी 90% मानते हैं तो इसका आउटपुट
VA मतलब रेटिंग क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ से आउटपुट इक्वल टू इनपुट इनटू इफिशियंसी हो जाएगा। अब इनपुट जो है वो कितने का है, 20 VA का है, इनटू इफिशियंसी कितना का है, 90% का है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे। अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 9 दूनी 18 VA हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये बड़ा ट्रांसफार्मर रहता तो यहीं पे यूनिट्स जो रहती VA ना होकर KVA रहती, किलो वोल्ट एम्पियर, उससे भी बड़ा मेगा वोल्ट एम्पियर। चूँकि ये छोटा ट्रांसफार्मर है इसलिए ये वोल्ट एम्पियर इसकी रेटिंग दी गई है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 110 वोल्ट और 20 ओम रेजिस्टेंस के प्रतिरोध हेतु प्रदीप्ति लैंप के लिए निर्धारित है। 220 वोल्ट में लैंप को चलाना है तो आवश्यक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ये जो है वोल्टेज 110 वोल्ट और 20 ओम रेजिस्टेंस पे हम करंट पता कर लेते हैं। I इक्वल टू V/R हो जाएगा। वोल्टेज इस पे कितना है, 110 का है और R जो है वह 20 का है। इस 0 से 0 मारा जाएगा, करंट का जो मान हुआ वह 11/2 हो गया। अब ये करंट का मान 11/2 हुआ इस पर, और वोल्टेज 220 मान करके हम क्या निकाल देंगे, रजिस्टेंस निकाल देंगे। तो R इक्वल टू V/I। क्लियर। वोल्टेज यहाँ क्या मानना है, 220, क्योंकि कह रहा है कि 220 पे निकालिए। तो 220 अपान करंट हमने ये निकाला हुआ है 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी का 22, 20 दूनी का 40 ओम रजिस्टेंस होगा। कब, जब इसका वोल्टेज जो है वह 110 वोल्ट से 220 वोल्ट कर दिया जा रहा है। 40 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, 40 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट विल द कॉपर लॉस एट हाफ लोड इफ द फुल लोड कॉपर लॉस इन 800 वाट। कह रहा है कि फुल लोड पर जो कॉपर लॉस हो रहा है वो 800 वाट है, तो आधे लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा। कॉपर लॉस हाफ पे क्या हो जाएगा, हाफ पे क्या होगा कि 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड। अब 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4 इंटू फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना है, 800 है, इंटू 800, 4 दूनी का 8 यानी 200 होगा। हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस आया वह 200 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप इज 1.5% फॉर द 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें कह रहा है कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान निकालिए यदि स्लिप का मान 1.5% हो और पोल की संख्या 4 हो और इसकी इनपुट सप्लाई जो है वह 50 हर्ट्ज हो, और ये जो मोटर है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। तो इसके लिए फार्मूला जो हो जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप जो है कि 1.5% है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे, इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब स्टेटर फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी ही होती है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, 50 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 15×5=75/100 हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा यानी 0.75 हर्ट्ज इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप सब जरूर याद रखिएगा। इस पे 3 प्रश्न बनते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप और स्टेटर फ्रीक्वेंसी। स्टेटर फ्रीक्वेंसी यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी ही होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है
कि एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण डॉट डॉट है यदि इसकी स्पीड आरपीएम में काउंट की जाती है। तो डीसी जनरेटर है तो इसका ईएमएफ इक्वेशन ईजी इक्वल टू हो जाएगा फाई जेड एन पी अपन 60 ए हो जाएगा। ईजी जो है जनरेटिंग ईएमएफ होता है, फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, एन जो है उस जनरेटर की स्पीड है, पी जो है उस जनरेटर में पोल की संख्या है, 60 कांस्टेंट मान होता है, और ए जो है उस जनरेटर में वाइंडिंग के रूप में यूज किए गए पैरेलल रास्तों की संख्या होती है। अब क्या है कि लैप वाइंडिंग होती है तो लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या पैरेलल रास्तों की संख्या आपस में बराबर होती है, लेकिन जब फ्लैक्स न दिया हो। लेकिन जब वेव वाइंडिंग होती है तो वेव वाइंडिंग के केस में पोल की संख्या कितनी भी हो, रास्ते केवल 2 ही होते हैं। ये वेव का कंडीशन है और ये जो है लैप का कंडीशन है। यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा फाई जेड एन पी बटा 60 ए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक तरंग की आवृत्ति क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, जो 2 सेकंड में 10 चक्कर पूरा करता है। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू चक्र अपन टाइम होता है। चक्र कितना लगाता है तो 10 लगाता है। इस 10 चक्र में उसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड का लगता है। 2 5 10, एफ इक्वल टू 5 आया। एफ फ्रीक्वेंसी होता है इसलिए इसका मात्रक हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 हर्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में ऑक्टल संख्या प्रणाली का बेस क्या होता है। बेस जो होता है इसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं। अगर बाइनरी नंबर है तो उसका रेडिक्स जो होता है वह 2 होता है। डेसिमल संख्या है उसका रेडिक्स 10 होता है। ऑक्टल नंबर है उसका रेडिक्स 8 होता है, और हेक्साडेसिमल है उसका रेडिक्स 16 होता है। रेडिक्स को ही हम बेस भी बोला करते हैं। फिलहाल यहाँ ऑक्टल का पूछा गया है तो इसका रेडिक्स जिसे हम आधार बेस भी बोला करते हैं 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली 25 का द्विधारी समतुल्य का होगा। दशमलव संख्या 25 दिया गया है, इसको हमें बाइनरी डिजिट में बदलना है। मान क्या होगा आप सबको आंसर करना है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 है तो हम इसको पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे करते चले जाएंगे। अब इसमें 25 है तो 25 का क्या करेंगे कि इसमें काउंट कर लेंगे कौन कौन नंबर जोड़ने पर 25 होता है। तो 16 8 24 और 1 25, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन का मतलब है बाइनरी में 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे और इसको भी 1 कर देंगे। अब 16 8 24 1 25 25 हो गया। बाकी जो नंबर हो रहे हैं उनको ऑफ कर देंगे। ऑफ का मतलब 0 होता है, ये 0 हो जाएंगे। कितना हमें मिला 1 1 0 0 1 बेस 2 हो जाएगा। बेस 2 क्यों, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर में बताना था, और बाइनरी नंबर का बेस जो होता है जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं 2 होता है। ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन का कंप्लीट हमने डिस्कशन किया। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।